अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुसैन हक्कानी के हवाले से। हुसैन हक्कानी को आप तमाम लोग जानते हैं। उन पर मेमोगेट का एक स्कैंडल कह लें उसको, कुछ इल्ज़ामात कह लें उस, वो कमीशन बना। कमीशन की कुछ कार्रवाई हुई, रिपोर्ट्स आई, इल्ज़ामात क्या थे, वो सब कहानी थोड़ी सी दोहराएंगे। लेकिन उसी के तनाजुर में ज़रा पाकिस्तान के और दीगर मसाइल को भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम जब शख्सियात को हम जब ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर क्या करते हैं, और जब वो हमारी पसंदीदा नहीं रहती तो क्या करते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस, और उन नोटिफिकेशंस के बाद अच्छी खबरें, इनसाइट जिसे कहते हैं, वो मिलता रहे, इनसाइड स्टोरीज मिलती रहें, और अगर आप समझते हैं कि तजिया अच्छा है तो वो भी मिलता रहे। नाज़रीन, आज अमेरिका से खबर आई है, बाद दोस्तों ने खबर दी, और आपको पता है कि मैं डिप्लोमेटिक अफेयर्स को कवर करता हूँ। उन दोस्तों ने ये खबर दी है कि हुसैन हक्कानी, जो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में वो आला ओहदों पर रहे हैं। मसलन वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के वो श्रीलंका में सफ़ीर रहे हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, और उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब के एडवाइज़र रहे हैं इंफॉर्मेशन पंजाब में। तो एक ऐसी हमागीर शख्सियत है वो। कुछ अरसे से अमेरिका में मुकीम है, और वजह उसकी मेमोगेट कमीशन या मंसूर एजाज साहब एक पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। उन्हें एक ज़माने में पाकिस्तान के जो सहाफ़ती हल्के थे या सियासी हल्के थे, उन्हें वो नापसंदीदा समझते थे। फिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मंसूर एजाज साहब नापसंदीदा थे। लेकिन फिर वो अचानक ब्लू आइड हो गए, और फिर वो हुसैन हक्कानी के खिलाफ उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया। मेमोगैट कमीशन बना उसके ऊपर, और उसमें कुछ इल्ज़ाम जो थे वो अगर दुरुस्त हैं तो फिर हुसैन हक्कानी साहब की हुब्बुल वतनी भी शुबे में आती है। लेकिन वो अभी तक उस कमीशन का कोई उस तरह का नतीजा नहीं निकला। आसमा जहांगीर साहिबा हुसैन हक्कानी साहब की वकील थी सुप्रीम कोर्ट में, और हुसैन हक्कानी साहब गए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर, उसके बाद वापस नहीं आए। अमेरिका में पढ़ाते हैं, साउथ एशियन अफेयर्स को, पाकिस्तानी सोसाइटी को और अमेरिकन सोसाइटी को बहुत ही बेहतर अंदाज में समझते हैं। और वो बारहा जब वो सफ़ीर थे तब भी, जब वो सफारत में नहीं रहे, जब भी इंटरव्यूज़ आए, वो ये कहा करते थे कि हमें अमरीकनों की सोच के मुताबिक उनसे डील करना चाहिए। और वो जाहिर सी बात है खुद भी इस पर अमल करते होंगे। अमरीकनों की सोच को समझाते समझाते उनके ऊपर पाकिस्तान में बाद इल्ज़ाम जो लगे, उनको बहुत सारे लोगों ने दुरुस्त जाना। और फिर हमारे बहुत सारे ऐसे दानिश्वर, जिन्हें आप यूँ कह सकते हैं कि ना कभी हुकूमती तर्जुमान ने उनके हवाले से कोई वाज़ेह इल्ज़ाम आयद किया, अदालत का कोई फैसला नहीं। फौजी तर्जुमान ने भी कोई कभी उस तरह की बात नहीं की जो आप यूँ समझें कि कोई कमज़ोर बात हो। जो भी मामला थे वो अदालत में चले, मेमोगैट कमीशन में उस वक्त तक की बात रह गई। लेकिन फिर कुछ खुद साख्ता तर्जुमान हर दौर में हमारे यहाँ होते हैं। कुछ सियासतदानों के खुद साख्ता तर्जुमान होते हैं, कुछ प्रो बोनो पब्लिको हो जाते हैं अपने तौर पर ही। उन्होंने हुसैन हक्कानी पर गद्दारी के इल्ज़ाम आयद करना शुरू किया, और हुसैन हक्कानी अमेरिका में बैठ कर उन लोगों का मजाक भी उड़ाते रहे। लेकिन साथ साथ वो काम जारी रखे हुए हैं अमेरिका में। उनकी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीब थी, आसिफ जरदारी साहब के भी करीब रही, एडवाइज़र के तौर पर ऐवान सदर में उन्होंने काम किया। अब अमेरिका से ताज़ा इतला ये आई है कि हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में तो अब नहीं आते। अब उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी भी ले ली है। उनके बारे में खबर ये आई है ताज़ा तरीन नाजरीन के अमेरिका के नए निज़ाम में, यानी कि जो बाइडन जो नए सदर हैं 20 जनवरी को वो हल्फ लेंगे,
اور اس کے بعد جو وہ اپنی ٹیم ریویل کریں گے تو ان کا نام زیر غور ہے ایلس ویلز، مس ایلس ویلز کی جگہ۔ ایلس ویلز مائک پومپیو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا تھیں، اور وہ اسی حیثیت میں وہ جنوبی ایشیا کی پالیسی کو ٹو کرتی تھیں، اس کو مانیٹر کرتی تھیں، اس کی نگرانی کرتی تھیں اور ایک اہم رول پلے کرتی تھیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا ایک امپورٹنٹ خطہ ہے امریکہ کی نظر میں بھی۔ ایک جانب افغانستان ہے، قیام امن ہونا ہے افغانستان میں، مذاکرات چل رہے ہیں، انٹرا افغان مذاکرات، اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، اور جب پاکستان کا کردار ہے تو وہ پاک فوج کا بھی ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جب بھی امریکہ پاکستان آتا ہے، زلمے خلیل صاحب آتے ہیں، جی ایچ کی ضرور جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے پاک فوج افغانستان کے اندر مدد کر سکتی ہے قیام امن میں، وہ پاکستان کا کوئی سویلین ادارہ نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ بالکل ٹھوس ہے کہ پاک فوج ایک ایسی مؤثر قوت کا نام ہے جو اور کسی سابق ملک کے پاس نہیں ہے۔ پروفیشنل آرمی ہے، جدید خطوط پر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور پاکستان آرمی وہ دنیا کی واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ باقاعدہ طور پر ایک طویل جنگ لڑی، بہت ساری قربانیاں دی، بہت سارے نقصانات اٹھائے، لیکن فاتح قرار رہ پائی ہے اس جنگ کی، یعنی وہ جنگ پاک فوج نے جیتی ہے۔ اب سے 5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو دہشت گردی کی صورتحال تھی آج وہ نہیں ہے، 10 سال پہلے کا دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو 99% بہتر ہے تقریباً صورتحال۔ تو پاک فوج کا اپنا ایک رول ہے، پاکستان کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن امریکہ میں ایڈمنسٹریشن بدل گئی ہے۔ پچھلے کسی پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ امریکہ میں پالیسی تو ان کی لانگ ٹرم ہوتی ہے، پالیسی ڈائریکشن کا فرق آ جاتا ہے، لیکن بنیادی جو پالیسی ہوتی ہے اس میں اس کو ٹو کیا جاتا ہے، پالیسی ڈائریکشن کو کس جانب لے جانا ہے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ پارٹیز، جو 2 پارٹیز ہیں امریکہ میں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی، یہ دو اپنے اپنے انداز میں کام کرتی ہیں۔ مثلاً ریپبلکنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر منتخب عناصر کے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، یا اتھارٹیرین رولز کے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ عرب ورلڈ کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات ہیں ریپبلکنز کے، ڈیموکریٹس جب بھی آتے ہیں تو عربوں کے ساتھ ان کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہوتے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب آٹوکریٹک حکومتیں رہی ہیں، یا نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، جب بھی کہ ایک طاقتور وزیر اعظم رہا ہے تو اور وہ وزیر اعظم جو کہیں اور جواب دہ نہیں ہوتا، یا اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، یا اگر صدر جو ہے وہ با اختیار ہے، یا ایک فوجی عامل موجود ہے، تو وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ڈیل کرنے کے لیے ریپبلکن پارٹی کے لیے۔ لیکن ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ سیاسی سیٹ اپ کے ذریعے نتائج وہی حاصل کرتی ہے جو ریپبلکن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے لانگ ٹرم، اور اسی وجہ سے وہ ڈائریکشن البتہ ان کی ذرا سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے کام کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک لانگ اسٹینڈنگ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کو 20 جنوری کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں دعوت بھی دی گئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 18 جنوری کو جائیں گے، 20 کی تقریب اٹینڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے، فوری طور پر واپس آئیں گے، کیونکہ ان کی بہن بختیار بھٹو کی شادی ہے، 27 جنوری سے اس کی تقریبات کا آغاز ہوگا، اور 30 جنوری کو ان کی شادی ہے، اس کے بعد زائد ولیمہ ہے۔ اس درمیان میں 23 کو پاکستان پیپلز پارٹی میزبان ہے اس جلسے کی، پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا ہے سرگودا میں۔ لیکن ناظرین، جو اس میں اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہم نے حسین حقانی کو کنڈیم کیا اور پھر ان کو ڈسکارڈ کر دیا۔ حسین حقانی نے مسکن بنا لیا امریکہ کو، اور اب وہ امریکہ میں آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا، کیونکہ ذہین آدمی امریکن نظام کو بھی سمجھتے ہیں، اور اب اگر وہ ایلس ویلز کی جگہ پر تعینات ہوتے ہیں، یعنی نائب معاون وزیر خارجہ،
और वो अमेरिका में तो शायद कोई बड़ी पोस्ट ना हो, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कलीदी पोस्ट है। और वो उनका एक बहुत ही अहम किरदार होगा। जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो तमाम हजरात जो सियासी मुखालफत में उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे हैं और अब हुकूमतों में हैं, वो जब उनसे मिलेंगे तो उनके तासुरात क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके लिए जो एक और पोजीशन भी ज़ेर गौर है, वो दूसरी पोजीशन है अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के लिए ज़ल्म खलीलजाद की जगह। लेकिन मेरी ज़ाती राय में भी और कुछ इतलात की बुनियाद पर भी मेरे ख्याल में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मिसाल वेल्स के उहदे पर आने के लिए, यानी नायब मामिन वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया के लिए। हाल ही में उनके ऊपर कोई कुछ इल्ज़ाम भी लगे डिसइंफो लैब के हवाले से, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जिसने उसका पीछा किया एक तरह से उस स्कैंडल का, मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट किया, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की और फिर डोसियर में शामिल किया उसके नतीजे में सामने आने वाली बात मामलात को। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भी कभी उन पर कोई खुलकर इस तरह की बात नहीं की गई, और बल्कि खुलकर क्या मख्फी अंदाज में भी बात नहीं की गई, क्योंकि हम डिफेंस भी कवर करते हैं तो चीज़ें पता चल ही जाती हैं। तो लेकिन वो खुद साख्ता लोग जो जिन्होंने हुसैन हक्कानी को अपनी तरफ से दीवार पर से लगाने की कोशिश की, अगर हुसैन हक्कानी इस पोजीशन में आ जाते हैं तो फिर उनका एक तो क्या बनेगा, दूसरा ये देखना होगा कि क्या हुसैन हक्कानी अब ज़ाती रंजिश निकालेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये खबर थी, हमने कहा आप तक पहुंचा दी जाए। एक और मुमताज़ पाकिस्तानी हैं शाहिद खान साहब, वो भी डेमोक्रेट्स में काफ़ी इन हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, आसिफ जरदारी साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। जो बाइडन के ज़ाती ताल्लुकात आसिफ अली जरदारी और भुट्टो फैमिली के साथ बहुत ही कदीमी हैं, यूँ समझिए कि थर्ड जनरेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी। तो देखना ये होगा कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होती है अगर हो जाती है तो। अभी इब्तदाई स्टेज पर बात है, लेकिन इसमें जो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से उनका नाम ज़ेर गौर आया है नाज़रीन, वो इतला ये है कि अमरीकी सिस्टम में कमेला हैरिस जो नायब सदर मुंतखब हुई हैं, उनसे लेकर और बाकी ईवान नुमाइंदगान तक और सेनेट तक अमरीकी निज़ाम में 3 ऐसी भारतीय शख्सियात मौजूद हैं। अब अमरीका जाहिर सी बात है, जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम में जो वादे किए हैं उनकी लाज भी रखना है, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उनको बैलेंस करे, पाकिस्तानियों को शामिल करके। तो 2 पाकिस्तानी तो ये नाम सामने आ गए। तीसरे डॉक्टर मुहीद यूसुफ हो सकते थे, लेकिन मुहीद यूसुफ अब पाकिस्तान आ चुके हैं। देखते हैं तीसरा पाकिस्तानी कौन होता है। लेकिन नाज़रीन, इसी तनाजुर में एक बात का और भी जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है कि हम वली खान साहब से लेकर और अब तक, बल्कि वली खान साहब क्या उससे पहले लियाकत अली खान साहब ने जब माफ़ कीजिएगा पिंडी साजिश केस बनाया था, उस वक्त से अब तक हम कभी किसी को गद्दार करार दे देते हैं। जनरल अकबर खान पर केस बना था पिंडी साजिश केस, मुमताज़ शायर फैज़ाबाद फैज़ उनके साथ थे, इसहाक गोराया साहब उनके साथ थे। फिर वही जनरल अकबर खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो में नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार रहे, एक इंतहाई अहम पोस्ट पर रहे। उसके अलावा जो अटक साजिश केस, एक और अटक साजिश केस बना था, उसमें जो एयरफोर्स के अफसरान मुलव्वस थे, बाद उनको बड़े बड़े ओहदे मिले। फिर एक उसी केस में एक साहब होते थे आदम मलिक साहब, वो भी एयरफोर्स के उस ज़माने में जूनियर अफसर थे, वो मुशर्रफ के ज़माने में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी बने। तो आजकल मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह पर भी काबीना ने फैसला किया था गद्दारी का मुकदमा बनाने का, वो मुकदमा दर्ज भी हो गया। लेकिन शेख रशीद साहब ये बताना पसंद नहीं करते कि अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह कहाँ हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुए। नाज़रीन, तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम पहले बाद शख्सियात की पूजा इतनी करते हैं कि उन्हें भगवान का दर्जा जो हिंदू मैथोलॉजी में है वो दे देते हैं, उनको बड़ी शख्सियत करार दे देते हैं। कभी पीर साहब का दर्जा दे देते हैं, कभी कुछ और दर्जा दे देते हैं। फिर जब उनको हम गिराते हैं तो बराह रास्त ज़मीन पर गिराते हैं और फिर उन्हें पाताल में फेंकने की कोशिश करते हैं। ये रवैया जो है वो अच्छी कौमों का रवैया नहीं है। कौमों को इत्तदाल पसंद होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो बदलता वक्त है उससे पाकिस्तानी कौम भी सीखेगी। माजी में भी बहुत कुछ सीखा है,
اب انشاءاللہ اور بھی سیکھیں گے، لیکن یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ حسین حقانی کو کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور وہ کہاں، ان کا کس جگہ کے لیے ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے کسی مخالف کے حوالے سے کوئی بات کریں تو اعتدال میں رہ کر بات کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔